तो अभी लगभग 10 मिनट हम पहले जो भी डाउट आ रहे हैं आपके बिना पूछे ही मैं बहुत सारी चीजें बता देता हूं आपको, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी एक बार, उसके बाद फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो डाउट आप लोगों के मन में अभी चल रहा है एग्जाम को लेकर के कि एग्जाम कब होंगे, जैसे सीबीएसई ने क्या करा है, उन्होंने मई में रखा है पेपर, तो आप लोगों का एग्जाम कब होगा, आप लोग भी फोन करके पूछ रहे हैं कि कब होने हैं आपके पेपर। तो देखिए मुझे एग्जैक्ट डेट तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि एक मेन एग्जाम आपके कब होंगे, क्योंकि अभी एग्जाम की कोई डेट ऐसी आई नहीं है। तो जब एग्जाम की डेट नहीं आई है तो फिर मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम की वो मार्च में ही होंगे, क्योंकि अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है। ओके, उसका एक मैं और लॉजिक या रीजन भी बता सकता हूँ कि अभी एमपी में इलेक्शन होना है, तो वो अप्रैल या मई में होना है इलेक्शन। तो भाई अप्रैल और जब मई में इलेक्शन करवाएगी गवर्नमेंट, तो भाई पेपर तो पहले ही होंगे ना। गॉट इट। तो मतलब ये भी एक लॉजिक लगाया जा सकता है, इसलिए एग्जाम जो है वो मार्च में ही होंगे, जो भी आपका तय तारीख रहती है उसी पर एग्जाम होने हैं, उसकी कोई चेंजेस नहीं होना है। तो अभी हम यही मान के चलेंगे कि हमारे एग्जाम जो है मार्च में ही होंगे। जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, अब बिल्कुल मिशन मोड में आपकी पढ़ाई चलना चाहिए, अब कोई ब्रेक नहीं लेना है आपको, अब कंटिन्यू पढ़ना है। आप ये मान के चलिए कि 60 डेज बचे हुए हैं आपके पेपर के लिए, ओनली 60 डेज, ठीक है। इसलिए सब्जेक्ट वाइज पढ़ना स्टार्ट करिए। अभी जो मैंने फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट करा है, मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड है, अगर वो नहीं पढ़ा है, उन्होंने पूरे साल कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे इस फास्ट ट्रैक बैच को ज्वाइन करके अभी भी पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं। अभी आप लोग जो लाइव क्लासेस में पढ़ते हैं, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं वो लाइव क्लासेस में किसी कारणवश नहीं जुड़ पाते हैं, तो मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ। मेरे यूट्यूब पर एक ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन पर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें अगर सिर्फ अकाउंट्स के लिए ज्वाइन करना है तो 159 रुपीज है, अगर बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स और बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो 299 रुपीज पर मंथ आप पे करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो इन 2 महीनों में कमिंग 2 मंथ्स में मैं परीक्षा बोध जो है, मैंने पहले ही बोला था कि मैं परीक्षा बोध से ही पढ़ाऊंगा आपको। अब इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसी से ऑलमोस्ट 99% आता ही है, और जो चीजें मिसिंग होगी वो चीजें मैं कवर कराऊंगा ही आपको। तो परीक्षा बोध से सारी चीजें मैं पढ़ाने वाला हूं, इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो। ओके, तो आप लोग जो लाइव क्लासेस में पढ़ते हैं, आपको यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये वीडियोस यूट्यूब पर भी रहेंगे। तो अभी 1-2 वीडियोस मैं अभी सबके लिए अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, इंक्लूडिंग दिस वीडियो ऑल्सो। तो आप लोग इन वीडियोस को फिर यूट्यूब पर आप रिविजन भी कर सकते हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको अगर रिविजन के बैच वीडियो की जरूरत है तो उनको मैं एक्सटर्नल लिंक भेज दिया करूंगा। ये तो एक मेरे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड बात थी। तो जो लोग भी भाई ये यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको अभी पढ़ना है, आपने साल भर नहीं पढ़ा है, तो आप बिल्कुल आइए, और मैं आपको अभी पूरा कोर्स कवर कराऊंगा। वो भी पूरा 100% कवरेज होगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राइट नाउ अब हम अगले उसमें बढ़ते हैं। जो अभी आप लोगों को डाउट है, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने पूछा है कि उनको ब्लूप्रिंट पर डाउट है। देखिए ब्लूप्रिंट पर आपको क्या डाउट होगा मैं बताता हूँ। उसमें ऐसा लिखा है, जैसे यूनिट 1 मान लीजिए लिखा है, चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज के आगे ही बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 जैसा ये लिखा, फिर यहाँ लिखा है 10 ऑब्जेक्टिव्स, है ना। तो अब कई स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि भाई पहले चैप्टर से ना 10 ऑब्जेक्टिव आएगा, दूसरे चैप्टर से 3 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, और चौथे 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और चौथे चैप्टर अगले चैप्टर से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो आपके एग्जाम का पैटर्न है, आपको 30 ऑब्जेक्टिव आने हैं, ये पूरे कोर्स से आना है। मतलब जितने भी चैप्टर आपके हैं, सभी चैप्टरों से मिला करके 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्लियरिटी हो गई। एक और डाउट आप लोगों को रहता है जनरली, कई स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि भाई 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, बता दीजिए। नॉट क्लियर, बोर्ड ने कोई भी चीज ये नहीं बताई है, तो हम ये मान के चलेंगे कि पूरे चैप्टरों में से ही 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे।
बोर्ड ने जो वेटेज दिया है चैप्टर का मार्किंग का, जैसे 3-3 चैप्टरों का उन्होंने एक समूह बनाया हुआ है, यूनिट बनाई हुई है। तो भाई 3 चैप्टर पढ़ेंगे तो एक में 34 मार्क्स का आना है, एक में 31 का आना है, एक में 35 का आना है, ऐसी 3 यूनिट लगभग बनाई है। तो वो मेरा काम है, मेरा मतलब जो टीचर है वो उनका काम है, वो उनकी एक गेसिंग होगी कि कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो टीचर आपको बताएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो वो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, आप जिनके थ्रू भी पढ़ाई करते हैं, अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप फुल्ली डिपेंड होके पढ़िए। मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं कि जो भी पढ़ाऊंगा आपके फायदे के लिए ही पढ़ाऊंगा। एमपी बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 99.9% श्योर हूं मैं कि इसी में से आएंगे। और मैं ऐसे ही श्योर नहीं हूं, पिछले 2 सालों से मैं यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। लास्ट ईयर भी 100% वही क्वेश्चन आए थे जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड करे थे। 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। और इस बार भी मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा है कि बिल्कुल वही क्वेश्चन आएंगे जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। ओके, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो। और भी मैं डिटेल्ड स्टडी, अभी मैंने 3-4 दिन का ब्रेक लेकर के सारा पैटर्न एक बार देख लिया है। 3 और 4 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं लाइव क्लास में ही कवर कराऊंगा। स्टडी मटेरियल मैंने नोट्स बनाने के बारे में पहले सोचा, लेकिन नोट्स में अब प्रॉब्लम आप समझिए क्या है। नोट्स में मान लीजिए मैंने नोट्स अपना खुद का एक पीडीएफ फाइल बना करके आपको प्रोवाइड करा दिया। अब उस पीडीएफ फाइल को देने के बाद आप लोग कैसे पढ़ते हैं भाई? कुछ लोग परीक्षा बोध से पढ़ेंगे, कुछ लोग परीक्षा अध्ययन से पढ़ेंगे, कुछ लोग जो राठी और कुमावत और इनकी बुकें हैं, किताबें हैं शिवलाल की, उनसे पढ़ेंगे। तो कंफ्यूजन होना है। हमें एक लैंग्वेज चाहिए जिस पर हम कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। परीक्षा बोध की लैंग्वेज आसान है, एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब एग्जाम में आपको उन्हीं लैंग्वेज में लिखना है। तो मैं परीक्षा बोध को ही चूज किया है मैंने। और मैं सभी स्टूडेंट को रिकमेंड भी करूंगा कि आप परीक्षा बोध से ही पढ़ें, आपका बेनिफिट, आपका फायदा उसी में होना है। मतलब आसान है। अब आप कहें, ये सोच रहे होंगे कि सर कितने परसेंट आएगा पेपर में, क्या इसी से पूरा आता है? मुझे अगर किसी भी चैप्टर में लगेगा कि नहीं यहाँ कुछ और क्वेश्चन ऐड किए जा सकते हैं, वो लाइव क्लासेस में ही मैं ऐड कराऊंगा। तो ये यूट्यूब वालों के लिए स्पेशली बोल रहा हूं मैं भाई, अगर कुछ नहीं पढ़ा है ना अभी तक तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अब पढ़ना चालू कीजिए। 2 महीने 60 डेज हैं, आप कंटिन्यू मेरे साथ आप आइए, चैनल पे समय दीजिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। ओके, नाउ अब हम ये लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज अभी हमने जो पढ़ा है उसमें सबसे पहले हमने क्या, अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज। ओके, और बिजनेस स्टडीज की परीक्षा बोर्ड की पीडीएफ फाइल ये अभी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैं अलग से सेम भाई परीक्षा बोर्ड मैंने 10 खरीदी हैं, 5 हिंदी मीडियम की और 5 इंग्लिश मीडियम की। सभी विषयों की परीक्षा बोर्ड मेरे पास है और सभी को मैं अलग अलग से भी पढ़ाऊंगा। ओके, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर जुड़े हैं भाई जुड़े रहिए, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। उसी नाम को हिंदी में और इंग्लिश में ही तो पढ़ना है, बस ये फर्क रहेगा। कॉन्सेप्ट तो सिमिलर ही होगा। जैसे यहाँ मैनेजमेंट लिखा है तो आपकी किताब में यहाँ पर प्रबंध लिखा होगा, बस यही फर्क है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी पढ़िए, मैं हिंदी मीडियम का भी वीडियो फिर आगे अपलोड करूंगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th स्पेशली फॉर एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स। दूसरे बोर्ड के अगर कोई स्टूडेंट यूट्यूब पर देखेंगे तो भैया मत पढ़िए, ये सिर्फ एमपी बोर्ड वालों के लिए है। ओके, नाउ मूव टू, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव भी दिए हुए हैं और मुझे ऑब्जेक्टिव भी कवर कराना है सभी चैप्टर के साथ साथ में ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग्स, मतलब जो नीचे दिए हुए हैं इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। सुनिए, मैंने जब बिजनेस स्टडीज पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि मैनेजमेंट फंक्शन मतलब वो जो हमारे चैप्टरों के नाम दिए हैं ना, वही मैनेजमेंट फंक्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर अभी एक सबसे पहले दे भी दिया है। किसने दिया है? हिमांशु ने दिया है। दैट्स गुड हिमांशु। भाई मैनेजमेंट फंक्शन ना मुझे भी यही लग रहा है, सी। ओके भाई, प्लानिंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन, स्टाफिंग इज आल्सो, कंट्रोलिंग इज आल्सो। अगर आपको लर्न है तो बढ़िया है, अदरवाइज जितने भी हमारे चैप्टर के नाम है ना बिजनेस स्टडीज में वो सारे मैनेजमेंट फंक्शन है। तो कोऑपरेटिंग इज नॉट अ चैप्टर। ओके, ये लॉजिक कोई सुनेगा तो हंसेगा भी, बट ठीक है, लॉजिक तो लॉजिक होता है। भाई मैनेजमेंट फंक्शन हम एक अलग से क्वेश्चन पढ़ेंगे भी आगे अभी।
ओके, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। कोऑपरेशन, मैं ऑडियो को फुल्ली म्यूट कर रहा हूँ बाकी सभी लोगों का, फिर हम डाउट आखिरी में लेंगे। प्रियंका का भी आंसर सही है, अल्पेश का भी सही है। दूसरा, मैनेजमेंट इज, प्रबंध क्या है? तो हिंदी में हमने पढ़ा था कि कला और विज्ञान दोनों ही है, मतलब आर्ट एंड साइंस। तो ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था भाई, इसका आंसर सभी को पता होगा। ओके, क्योंकि एक प्रश्न भी तो है कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, समझाइए। मैनेजमेंट साइंस और आर्ट बोथ एक्सप्लेन। तो आपको मालूम है, द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, प्रबंध का उद्देश्य कौन सा नहीं है? देखते हैं। अर्निंग प्रॉफिट, मुझे लग रहा है यही हैगा, पर देखते हैं अभी, और तो पढ़ लें जरा। भाई मैनेजमेंट पैसे तो कमाता है। ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ये भी है। पॉलिसी मेकिंग, आप लोग प्लीज बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए। थर्ड वाला है। सुनिए, मैनेजमेंट का भाई प्रॉफिट कमाना तो ऑब्जेक्टिव रहता है। ओके, ग्रोथ भी रहता है, पॉलिसी मेकिंग भी होता है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। जरूरी थोड़ी है कि ना हम दूसरों को नौकरी देने के लिए यहाँ पे वो ओपन करें अपना बिजनेस, राइट? सो विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये नेगेटिव क्वेश्चन था। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज अ फंक्शन ऑफ, पॉलिसी कौन बनाता है? टॉप लेवल वाले ही बनाएंगे, सीधी सीधी बात है। क्या मिडिल लेवल मैनेजर बनाएगा? क्या नहीं। क्या ऑपरेशनल मैनेजमेंट बनाएगा? ऑल सभी तो नहीं बनाएंगे, टॉप लेवल मैनेजर जो होते हैं वही पॉलिसीज बनाते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, द, भाई कोऑर्डिनेशन ना फंक्शन ही है, चैप्टर का नाम भी है कोऑर्डिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बात क्लियर बोल दूं, ये जो आंसर वन वर्ड लिखा है मुझे नहीं आता, सही बता रहा हूँ, उसका कारण समझिए। भैया ये रट्टा है, रट रट के आंसर देना है वन वर्ड में, बड़ा ही बोरिंग काम है ये। और मैं कैसे आंसर दे दूं? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए, हु इज द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया? कोई कहेगा रोहित शर्मा है, कोई कहेगा विराट कोहली है। मैं राइटर हूँ बुक का, मैंने लिख दिया सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया। मैं भी सही हूँ, आप भी सही हैं। तो यहाँ पे राइटर ने जो लिख दिया वही मानना पड़ेगा। सो यू नीड टू लर्न इट। हिंदी में शुद्ध बोलूं तो रटना पड़ेगा भाई इसको। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, आई होप। तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, जो ये लिखेंगे वो मान लीजिए, ठीक है? आइए, तो मैं इसको ज्यादा डिस्कस भी नहीं करूंगा। आई होप आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। कुछ डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मेनी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर? कितने हैं भाई? अभी इन्होंने कहा 5 है, तो मान लेते हैं। व्हाट आर द लेवल? लेवल तो हमको पता है कि 3 तरीके के होते हैं। ये क्या चक्कर है? इन ऑल रीजन, ये तो गलत आंसर दिया है। अच्छा, तो क्या मैं ही गलत पढ़ रहा हूँ? हाँ ठीक है, तीसरे का आंसर है कि देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। प्लीज आप लोग इसको पढ़िएगा और इसको लर्न करना है। सपोज फिर भी अगर आपको किसी एक आध पॉइंट में डाउट होता है तो यू कैन डिस्कस विद मी। ओके, नाउ आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाली परीक्षा बोर्ड निकाल लीजिए, हालांकि मैं अलग से वीडियो हिंदी मीडियम के लिए भी करूंगा। नाउ अब हम चलते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करने में, और सुनिए ध्यान से। आप लोगों को पता है ये 2020 के बाद जो नया साल आया है 21, आप लोग भाई अब आपके पेपर में ना 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। ओके, तो 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मतलब हमारा कोर्स वही है। एग्जाम में पहले 2 नंबर और 5 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो मैं सही बता रहा हूं, इनमें हमारे एग्जाम में इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। बस ये एक चीज है, पहले जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते थे ना, उनको हम डिटेल्ड बस लिख देते थे, उनकी पॉइंट बना करके नहीं लिखते थे। अभी तक यही होता था। 3 नंबर वाला और 4 नंबर वाले क्वेश्चन मुझे ज्यादा पसंद है, क्योंकि इन सबके ना 3 नंबर वाले में 3 पॉइंट लिख देना है, 4 नंबर वाले में 4 पॉइंट लिख देना है। बाकी वो जो लिखा हुआ है ना कि एनालिटिकल क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ इन चक्करों में नहीं पड़ना है। आप तो सिर्फ इतना समझिए कि भाई 3 नंबर वाले क्वेश्चन में 3 पॉइंट में आंसर देना है, 4 नंबर वाले में 4 पॉइंट में आंसर देना है। आई होप यू अंडरस्टैंड।
तो चलिए एक पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मैनेजमेंट। आप कहेंगे सर क्या ये 3 नंबर में आ सकता है और इस पे पॉइंट कैसे लिखेंगे। तो 3 नंबर में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं, ओके, उनको आप लर्न करिएगा, उसमें ये पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है। पर्व अभी आप जो पूछ रहे हैं वो मैं बताता हूँ, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी में इसमें लिखा होगा व्हाट इज मैनेजमेंट, मतलब प्रबंध क्या है। डेफिनेशन लर्न करनी पड़ेगी, पहले 2 नंबर में पूछा जाता था। अब आप कहेंगे कि सर क्या ये 3 नंबर में आ सकता है। मैं बोलूंगा आप इसको लर्न कर लीजिए। चैप्टर की शुरुआत हम इसी से करते हैं, चाहे ये एग्जाम में आए या ना आए। कारण समझिए, अगर आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन आती है तो भाई इन चीजों को हम आगे भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसको पढ़ लेते हैं, आइए। मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड एन आर्ट इन विच, मतलब प्रबंध दोनों है, मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। in which the function of planning, organizing, coordinating, directing, motivating, and controlling of human behavior are formed to achieve the predetermined targets and objects by adopting scientific method। सुनिए, हिंदी में अगर मैं इसको बोलूँ ना तो मैनेजमेंट का मतलब होता है दूसरों से काम कराने की जो कला होती है ना, जो आर्ट होता है, उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। यहाँ पर भी वही लिखा है, बाय कंट्रोलिंग द ह्यूमन बिहेवियर। जो हम अब हिंदी में फिर से समझिए, पूर्व निर्धारित, प्री डिटरमिन टारगेट मतलब पूर्व निर्धारित लक्ष्य, जो हम पहले से टारगेट बना करके रखते हैं, उन टारगेट को प्राप्त करने के लिए ह्यूमन के माध्यम से हम जो काम करवाते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनको डायरेक्ट और मोटिवेट करते हैं, उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये सब पढ़ने क्या, भाई कुछ नहीं पढ़ना, ये सब फालतू की चीजें हैं, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, दैट्स इट। हम्म, खत्म। वेरी शॉर्ट पढ़ना ही नहीं है, नहीं पढ़ना है। आप हर चैप्टर के वेरी शॉर्ट छोड़ सकते हैं। वेरी शॉर्ट 2 नंबर पे रहता है, तो 2 नंबर के आने नहीं है, तो अब हम 3 नंबर में पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट चीजें 2 नंबर वाली 3 नंबर में भी कवर्ड रहती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हर एक चैप्टर का पढ़ना है आप लोगों को, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, आपको शॉर्ट आंसर्स पढ़ने हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, छोटू क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं। Why is management called a multiple concept? Why is management considered as a multi-fact concept? मतलब मैनेजमेंट को मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्यों कहा जाता है। ओके, देवेंद्र आप पूछ रहे हैं कि परीक्षा बोर्ड के वेरी शॉर्ट रीड करेंगे या नहीं। मैं बोल रहा हूँ मत करिए वेरी शॉर्ट रीड, ओके। मैं जिन क्वेश्चंस को रीड करवाऊंगा आप उन्हीं को रीड करिएगा। पर्व, दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पर्व, जो मैं अभी लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा। इनके वीडियोस भी आपको मिलेंगे, तो दैट वुड मोर बेनिफिशियल फॉर यू, आप बार बार इनको पढ़िए। ओके, चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, मतलब कम है इन द सेंस 40 मिनट का सेशन है। तो भाई मैनेजमेंट को मल्टी फैक्टेड कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं या मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं। तो मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड अ मल्टी फैक्ट कॉन्सेप्ट बिकॉज मैनेजमेंट डज नॉट मैनेज अ सिंगल एक्टिविटीज। इसका हिंदी तो मुझे नहीं पता है ये मल्टी फैक्ट कॉन्सेप्ट वाला। तो भाई मैनेजमेंट कोई सिंगल एक्टिविटी को मैनेज नहीं करता है, बहुत सारे काम रहते हैं। रादर इट मैनेज 3 मेन एक्टिविटीज, द वर्क, the people and the operating managing work to achieve organizational goal। these three में अब मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब बहुत सारे काम रहते हैं मैनेजमेंट को, इसलिए इसको मल्टी फेस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं, कोई सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं कहते हैं। पहला काम क्या होता है मैनेजमेंट का, मैनेजिंग पीपल, लोगों को मैनेज करना। मैनेजिंग पीपल इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन विद द एम टू ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू डिजायर्ड आउटपुट। मतलब डिजायर्ड आउटपुट मतलब मैंने किसी एम्प्लॉय को काम दिया है कि भाई चल दिन भर में 10 पेज फोटोकॉपी करके लाओ या 100 पेज, तो डिजायर्ड आउटपुट इज 100 पेज फोटोकॉपी। अब आप उसके लिए देखो कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर मैनेजिंग वर्क,
टू मैनेज वर्क फॉर अचीविंग द टारगेट। फिर मैनेजिंग मैनेजमेंट टू परचेज रॉ मटेरियल, कन्वर्ट देयर प्रॉब्लम, मतलब रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करना और सारी चीजें रहेंगी। चलिए नाउ सुनिए, बहुत ही गोल्डन क्वेश्चन है, 2019 के पेपर में आया था, 100% 2021 के पेपर में आएगा। पहले ही बोल रहा हूं मैं, 100% ये क्वेश्चन आएगा। ओके, और अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? क्या आप आग लगा देंगे क्या स्कूल में, सेंटर में आग लगा देंगे क्या? नहीं नहीं भाई, नहीं आएगा तो ठीक है, पर आना ही है 100%। क्लियर है? आइए, राइट एनी 4 कैरेक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट, 100% पेपर में आना है ये क्वेश्चन। क्या है ये? कैरेक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्रबंध की विशेषताएं लिखिए। 2019 में आया था, 20 में नहीं आया, 100% 21 में आएगा। तो पहला है मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन एक्टिविटीज। प्रबंध अब ह्यूमन एक्टिविटीज को हिंदी में जो भी बोले, इंसानों के द्वारा किए जा रहे मानवीय कार्य होगा शायद। ठीक है, अभी देखेंगे हिंदी के पॉइंट। तो मैनेजमेंट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज टू डेवलप द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इफेक्ट इज पॉसिबल बाय मैनेजमेंट ओनली। भाई ठीक है, अब सुनिए, मैं आप लोगों को एक खास बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हालांकि ये वीडियो यूट्यूब पर भी जाएगा और ये खास बात बहुत सारे लोग देख लेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग को पॉज करके आप लोगों को बताता हूँ खास बात। ठीक है, आइए सुनिए, ध्यान से सुनिए, बहुत खास बात। रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूं मैं, ठीक है? संदीप यादव, आपका कैमरा तो ऑन है लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, तो प्लीज जरा ध्यान, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी, ध्यान से सुनिएगा, आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। Group effort. Management is a group effort. The origin of management word indicates toward group effort. Only an individual person cannot complete the work of management. सुनिए, मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप एफर्ट होता है। ग्रुप एफर्ट का मतलब होता है कि कई सारे लोगों के द्वारा मैनेजमेंट का कार्य किया जाता है। कोई अकेले व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं संभाल सकता है, तो ये लोगों का एक समूह होता है। ग्रुप एफर्ट कई लोगों का समूह होता है जो प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के काम आता है। प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव मतलब जो कंपनियों या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्य होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप यूनिट के रूप में काम करता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। मैनेजमेंट इज पर्पसफुल। पर्पसफुल मतलब उद्देश्य पूर्ण होता है। भाई बिना पर्पस के, बिना उद्देश्य के कोई भी मैनेजमेंट काम ही क्यों करेगा? ठीक है, तो मैनेजमेंट हमेशा एक पर्पसफुल होता है। मैनेजमेंट इज ऑलवेज पर्पसफुल बिकॉज टू अटेन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट। मतलब अगर आपका कोई काम करने का पर्पस ही नहीं है तो फिर मैनेजमेंट ही किस काम का, राइट? तो हमेशा वो पर्पसफुल होता है। 3 नंबर के तो हो चुके हैं, चौथा पॉइंट भी पढ़ लीजिए भाई। मैनेजमेंट इज नीडेड एट ऑल लेवल। मैनेजमेंट सभी लेवल के लिए जरूरी होता है। लेवल मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, जो 3 लेवल होते हैं, सभी जगहों पर मैनेजमेंट जरूरी रहता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इसको पढ़े होंगे, समझ में आया होगा। अब आप पढ़ लीजिएगा हिंदी में पॉइंट। मैनेजमेंट हैज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। हर मैनेजमेंट का एक खुद का प्रमुख उद्देश्य होता है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये चौथा पांचवा पॉइंट क्यों पढ़ाया, क्या ये 4 नंबर में भी आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन ही आपके पेपर में आने हैं। और किसी भी क्वेश्चन, अब आप सुनिए ना, आपको पॉइंट्स में आंसर देने की स्किल थोड़ा खुद के अंदर डेवलप करना पड़ेगा। मतलब पॉइंट्स ना आप बार बार जब पढ़ेंगे, अभी हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, यू विल लर्न स्लोली स्लोली, आप सीख जाएंगे। कई बार हम, अब क्योंकि ये पब्लिक में मैं फिर से बता देता हूँ, अरे भाई एग्जामिनर को ना हम कई बार बेवकूफ भी बना देते हैं। कैसे? मान लीजिए एक पॉइंट हम खुद सेल्फ जनरेट करके लिख दिया, उसको थोड़ी ना मालूम है भाई, मिलता जुलता पॉइंट चल जाएगा ना, हम रट के थोड़ी ना जाएंगे। एग्जाम का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम रट के चले जाएं यहाँ से, राइट? सो यू कैन क्रिएट योर ओन पॉइंट ऑल्सो।
आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है। देवांश आप पूछ रहे हैं भाई लिखिए ना, यू आर फ्री टू राइट इन योर ऑन लैंग्वेज। ओके। पर्व मैंने जो पहले पीडीएफ फाइल दिया था उसमें क्योंकि 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन थे, इसलिए अब मैं परीक्षा बोर्ड से नए सिरे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। हालांकि वो भी परीक्षा बोर्ड के ही सारे आंसर थे, पर 2 नंबर 5 नंबर वाले हटा दिए हैं। सुनिए ध्यान से, अगला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 3 सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने 3 फंक्शन बोला है, 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप कहेंगे कि सर क्या इसमें चौथा फंक्शन नहीं आ सकता क्या, एक्सप्लेन, ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता क्या कि एक्सप्लेन द फंक्शन, एक्सप्लेन द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के 2 फंक्शन होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो जनरली ये 3 मार्क्स में मुझे लग रहा है कि पूछा जा सकता है। अगेन इसको आप आईएमपी टिक कर लीजिए, बल्कि मैं बोलूंगा भाई मोस्ट आईएमपी टिक कर लो। ये एक क्वेश्चन है जो फिर से पेपर में पूछा जा सकता है। मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही आपको पढ़ने हैं, दोनों में से एक तो आना ही आना है। तो सेकेंडरी फंक्शन क्या है? सबसे पहला है कम्युनिकेशन। संचार हिंदी में कहते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों के पास पहुंचाना, कम्युनिकेट करना। तो ऑल्दो कम्युनिकेशन इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट्स इंपॉर्टेंस कैन नॉट बी अनडिटरमिन्ड। मतलब इसकी इंपॉर्टेंस को कम नहीं आंका जा सकता है। That is why some management expert have put in the primary function of management. ये बोल रहे हैं कि भाई भले कम्युनिकेशन को हमने सेकेंडरी फंक्शन में लिखा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि मैनेजमेंट कम्युनिकेशन ना वो प्राइमरी फंक्शन में होना चाहिए। कम्युनिकेशन का अब ये आखिरी में मतलब लिख रहा है, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय 2 or more पर्सन। कम्युनिकेशन का मतलब होता क्या है? किसी भी सूचना को, किसी भी आइडिया को, किसी भी फैक्ट की कोई भी जानकारी 2 या 2 से ज्यादा लोगों को भेजना, खुद को कम्युनिकेट करना कम्युनिकेशन नहीं कहलाता है। ठीक है। किसी दूसरों को कोई चीज बताना कम्युनिकेशन के अंदर आती है। अगला है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब हिंदी में इसको शायद नव प्रवर्तन कहते हैं, मतलब कुछ नई चीजों का खोज करना, रिसर्च करना। तो एक्चुअल में टर्म्ड एज मैनेजमेंट मॉडर्न फंक्शन, ये मैनेजमेंट के बहुत मॉडर्न फंक्शन में आता है। इट्स बेसिकली अ क्रिएटिव एक्टिविटी, इट कंसिस्ट इन डूइंग सच थिंग्स आर जनरली नॉट डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब भाई मैनेजमेंट का ना ये सेकेंडरी मतलब साइड फंक्शन होता है। भाई मैनेजमेंट का मुख्य काम तो मैनेज बिजनेस को रन करना होता है, उसको मैनेज करना होता है। तो ये साइड के काम है। ठीक है। पहला काम क्या है? कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत करना। दूसरा इनोवेशन, मतलब कुछ नए रिसर्च करना। जैसे अब देखिए ना, आईफोन है तो क्या हम वो पुराना वर्जन ही आईफोन वाला रखेगा? वो हमेशा नए नए रिसर्च करते रहते हैं। तो मैनेजमेंट उन जो रिसर्चर है, जो रिसर्च टीम है, उनको वो मोटिवेट करते हैं कि आप और नई नई चीजें लेकर आए। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पढ़िए। तो termed as management modern function, it is basically a creative activities that consist in doing such things are generally not done in the ordinary course of business। मतलब इनका ऐसा काम ही है जो सामान्य तौर पर नहीं किया जाता है। जैसे आईफोन का, एप्पल कंपनी है, उसका काम है भाई फोन बनाकर बेचना, लेकिन अब वो रिसर्च कर रहे हैं कैमरे पर कि भैया उनका जो 12 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल का ही कैमरा है, वो दूसरे फोन के 48 मेगापिक्सल के बराबर की फोटो दे रहा है, तो वो कैमरे पर रिसर्च कर रहे हैं। तो वो साइड फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है, नॉट अ प्राइमरी फंक्शन। ओके। तो इट मे इन्वॉल्व वेरियस एक्टिविटीज लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट को लाना, नई मेथड लेकर के आना, नए मार्केट ओपन करना। नए मार्केट मतलब नई दुकान नहीं खोलना, नए मार्केट मतलब जैसे किसी का, जैसे आईफोन, जियो फोन का एग्जांपल लेते हैं। जियो का नेटवर्क, जियो पूरे इंडिया में है, लेकिन न्यू मार्केट ओपन करना मतलब वो नेपाल चला जाए, वो चाइना चला जाए, वहां पर भी जियो के सर्विसेज दे, दैट इज न्यू मार्केट। कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू सोर्सेस ऑफ सप्लाई, क्रिएशन ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, मतलब जैसे अभी मार्केट में जियो की मोनोपोली लगभग आप बोल सकते हैं कि है, सबसे बड़ा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो इसी तरीके से ये एक सेकेंडरी फंक्शन होता है। डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय लेने में मदद करना। कैसे?
decision making an important function of management. Every day hundreds of decisions are made in an enterprises. मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दिन भर में भाई सैकड़ों हजारों डिसीजन लिए जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, लेकिन ये मेन फंक्शन नहीं है, दिस इज सेकेंडरी। मैनेजमेंट का भाई मैनेजर का काम क्या होता है? देखना। निर्णय कौन लेता है? मालिक, ऑनर, ठीक है। बट समटाइम्स मैनेजमेंट नीड्स टू डू द डिसीजन, राइट? So decision making is also a important part, important management activities. पीटर एफ ड्रकर ने कहा है, नाम चाहे तो लर्न कर लीजिएगा, whatever a manager does, he is does after making decision. बड़ा अच्छा ही कहा है उसने। whatever management does मतलब मैनेजमेंट जो भी काम करता है वो डिसीजन लेने के बाद ही करता है। पहले भैया मीटिंग होगी, बढ़िया एक टेबल के पास बैठेंगे सभी लोग, चाय कॉफी पियेंगे, मीटिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं, राइट? ओके। फिर सुनिए ध्यान से। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने जो क्वेश्चन पहले पढ़े थे ये तो सारे वही क्वेश्चन है। भाई ये क्वेश्चंस लगभग लगभग वही होंगे, ठीक है। फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट और फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, तीनों को एक बार पढ़ लीजिए। कैसे पढ़ना है? ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है लेकिन एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो आई रिकमेंड कि आप पढ़िएगा इसको। तो टॉप लेवल मतलब जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं, सबसे पहला जैसे सीईओ हो गया कंपनी का, या मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए, इन लोगों के काम क्या क्या होते हैं? क्या ये ऑफिस में रोज आके झाड़ू लगाएगा क्या? नहीं। तो इनके काम क्या क्या है? टू डिटरमिन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अंडरटेकिंग मतलब कंपनियों के मेन ऑब्जेक्टिव्स पर काम करना। टू पास इज द बजट, बजट बनाना। टू इन्वेस्टिगेट एंड अचीवमेंट एंड रिजल्ट ऑफ अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग मतलब किसी मार्केट को कैप्चर करना, नए नई चीज को कैप्चर करना, ओके। टू इम्प्लीमेंट द वेरियस पॉलिसीज लाइक फाइनेंशियल, मार्केटिंग पॉलिसीज एक्सेट्रा। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क बनाना। टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट मैटर्स रिलेटेड विथ ऑर्गेनाइजेशन। अरे भाई जियो कंपनी के सिम मुकेश अंबानी आगे थोड़ी ना बेचना है मुकेश अंबानी को। कौन बेचेगा? एम्प्लॉइज बेचेंगे ना। बट उसकी प्लानिंग कहाँ होनी है? प्लानिंग तो यहीं पर होगी ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, ओके। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? 3 पॉइंट्स में करिए ना। और सुनिए ये 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं सारे तीनों। किसी ने अभी पूछा है तो अब मान लीजिए मैं एक बात बताता हूँ, ये 4 नंबर में आ गया तो भैया फिर इन्हीं की डिटेल लिख दीजिए, 4 पॉइंट लिख करके, कोई भी सीधा सीधी बात बता रहा हूँ। जैसे ये टू पास द बजट, पॉइंट बनाया टू पास द बजट और डिटेल लिख दिया इसकी 3 लाइन की, बन गया। वैसे भी कर सकते हैं, अगर 4 पॉइंट आ गया तो 4 कोई भी लिख के डिटेल लिख दीजिएगा। तैयार रहिए, हर एक चीज के लिए दिमाग भी लगाना है। कोचिंग पढ़ने का मतलब ही यही होता है कि मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कराऊं और चीज आने वाली एग्जाम में जो क्विक डिसीजन लेने होते हैं उसके लिए आप तैयार रहें। भाई ये परीक्षा बोध हर जगह मिलती है, ओके, लोग पढ़ भी लेते हैं इसको, लेकिन अब जो आप मुझसे परीक्षा बोध के थ्रू पढ़ रहे हैं तो आपको मैं नई चीजें भी तो बताऊंगा ना। आप वैसे तो फिर खुद से रीड कर लीजिए, परीक्षा बोध पढ़ने अलग से मतलब फिर पढ़ने की जरूरत क्या है आपको? बट अब मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ना कि भाई इसी क्वेश्चन को अगर उन्होंने 3 नंबर या 4 नंबर में पूछ लिया तो इन्हीं के पॉइंट्स बना करके इन्हीं की डिटेल लिख देना है आपको। अब आप 12वीं क्लास में हैं और आप अपना खुद का दिमाग भी लगा सकते हैं, ओके। कोई दूसरों का लिखा लिखाया ही जाके वहां नहीं लिख देना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के काम क्या क्या हैं? तो भाई टू प्रिपेयर प्लान फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, ऊपर वालों ने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, ऊपर वाला मतलब टॉप लेवल वाला, तो उसके लिए प्लान कौन बनाएगा? ये जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं। टू एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट्स द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट। एक्सप्लेन मतलब
भैया पॉलिसी तो बन गई, अब उसको सब तक मतलब हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन तक कौन पहुंचाएगा? क्या ये मुकेश अंबानी आएंगे और ये बोलेंगे क्या अपने ऑफिस के प्यून को कि भैया सुबह अब ना 9 की जगह 8 बजे आना है कल से ऑफिस, 8 से 6? मान लीजिए पॉलिसी बनी कि भैया वर्कर जल्दी आए, तो क्या ये अंबानी जी आएंगे क्या? नहीं, कौन आएगा? तो ये मैनेजमेंट वाले आपस में उनको बताएंगे। तो टू एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज ली, डिसीजन लिए हैं, उनको एक्सप्लेन करना और उसका सही इंटरप्रेट करना, व्याख्यान हिंदी में कहते हैं। टू मोटिवेट लोअर लेवल, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। एम्प्लॉइज को टारगेट देना। अब सुनिए, मैनेजमेंट का सही उपयोग ना जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो ज्यादा करते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि गवर्नमेंट सेक्टर वाले नहीं करते हैं, बट जनरली प्राइवेट सेक्टर, आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो मार्केट में बहुत सारे लोग जॉब करने जाते हैं, उनको टारगेट दिया जाता है। तो ये मोट टारगेट मतलब वही मोटिवेट, भैया इतनी पॉलिसी बेचना है आज जाके, 100 टारगेट मिलेगा, नहीं तो नौकरी से बाहर। तो दिस इज मोटिवेशन एक तरीके से बोले आप। फिर टू कोऑर्डिनेट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, सभी यूनिट्स को कोऑर्डिनेट करना, चीजें बताना। टू एक्ट एज अ टॉप लेवल एंड लोअर मीडिएटर बिटवीन द टॉप एंड लोअर लेवल। आई होप आप इनमें से 4 पॉइंट लिख दीजिएगा। अगर 3 नंबर में आता है तो ऐसे ही लिख दीजिएगा, 6 पॉइंट तो 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है तो इन्हीं को पॉइंट बना करके इनके आंसर खुद से लिख सकते हैं आप। ऐसे ही लोअर लेवल का काम, तो भाई लोअर मतलब सबसे लोअर लेवल, जो वर्कर्स या एम्प्लॉइज से ऊपर का लेवल होता है मैनेजमेंट का। वर्क ऑफ एम्प्लॉइज इवेल्युएट, मैंने बोला ना वर्कर से जस्ट ऊपर एम्प्लॉइज से, तो भाई एम्प्लॉइज जो हमारे काम कर रहे हैं उनके काम को देखना। टू कम्युनिकेट द प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तो बताना भाई जो भी दिक्कत है। अरे आपके यहाँ पर ऑफिस में, मान लीजिए, मैं अब जियो का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ क्योंकि जियो कॉमन है, सभी लोग जानते हैं। जियो कंपनी का एक ऑफिस मान लीजिए भोपाल में है और उसके ऑफिस का एसी नहीं चल रहा है वहां पर, तो क्या ये सीधे अंबानी जी के पास जाएंगे क्या? नहीं, कहाँ जाएंगे भाई? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास जाएंगे और उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, वहां से इनका हल मिल जाएगा। गॉट इट? ओके। टू गाइड द एंड डायरेक्ट द वर्कर्स अबाउट द प्रोसीजर ऑफ वर्क, मतलब जो भी काम करना है वो वर्कर्स को बताना है। सुनिए ध्यान से, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस करे। अरे इन तीनों क्वेश्चनों को मिला के उसने एक क्वेश्चन बना दिया भाई, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, अभी हम बार बार पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऊपर भी पढ़ा था हमने, तो इसी को अब डिस्कस करते हैं। इन्होंने पॉइंट्स पे आंसर दिए हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऑब्जेक्टिव्स मतलब होता है उद्देश्य, प्रबंध के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो भाई बहुत ही आसान है, मैं बोलूंगा कि आप इन तीनों पॉइंट्स को बिल्कुल लर्न करिएगा। 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टू अचीव मैक्सिमम विद लेस एफर्ट, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको लिखना भी है। मतलब कम एफर्ट में ज्यादा प्राप्ति करना। ओके, कैसे? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव मैक्सिमम विद लेस एफर्ट। अरे भैया आप भी तो यही करने वाले हैं। फास्ट ट्रैक बैच का मतलब क्या होता है? फास्ट ट्रैक बैच मतलब कम मेहनत करके ज्यादा नंबर ले आना, स्मार्ट स्टडी जिसे कहते हैं। बिकॉज आई विल गाइड यू, आई एम हियर टू गाइड यू टू स्कोर मोर मार्क्स। अरे आप 2 दिन में भी पूरे 80 नंबर ला सकते हैं, और एक साल भर पढ़ने वाला बच्चा जाएगा तो 70 नंबर लाता है। हाउ यू स्कोर 80 मार्क्स इन 2 days? अरे भैया मैं आपको, अभी तो ये पढ़ रहे हैं, अभी इसमें क्वेश्चन और शॉर्ट करूंगा। आप कहेंगे सर कब करेंगे वो? अरे कर दूंगा मैं, आप पढ़िए तो एक बार इन सबको। मैं आपको 50 क्वेश्चन दे दूंगा। किसके 50? ये क्वेश्चन तो मैं मार्च में ही दूंगा, एग्जाम की डेट आने के बाद दूंगा। 50 क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, इसी में से 10 3 नंबर के और 10 4 नंबर के आने हैं। तो लो 50 क्वेश्चन 2 दिन में प्रिपेयर हो जाएगा, पढ़ के जाइए, पूरा यहीं से आना है। तो फिर आप कहेंगे कि सर क्या ये सब पढ़ना जरूरी? भाई पढ़िए अभी,
एग्जाम की बात एग्जाम के टाइम टेबल आने के बाद सोचेंगे, पढ़िए अभी मेरे साथ, ठीक है। इतने फास्ट ट्रैक भी नहीं बन जाना है हमको कि सिर्फ उसी के भरोसे चले जाएं, फिर आपको सिर्फ कागज की डिग्री मिल जाएगी, नॉलेज तो मिलेगा नहीं। यहाँ फास्ट ट्रैक में हम नॉलेज लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो पहला काम क्या होता है, कम से कम लागत पे, लेस एफर्ट पे ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना, यहाँ यही लिखा हुआ है, अंग्रेजी में पढ़ लीजिएगा। फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर दोनों को ही डेवलप करना। गुड मैनेजमेंट ऑलवेज, जैसे आपने देखा होगा प्राइवेट कंपनी जो है वो टूर पर भेजती हैं, अब्रॉड जाओ, दूसरी कंट्रीज में जाओ, वहां से सीखो, कुछ नई चीजें लेकर के आओ। तो एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉइज ऑफ, बिकॉज बोथ आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर सोसाइटी, thus the main objective of management is to develop both, दोनों को डेवलप करो तभी तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगा। फिर मेंटेन कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, लेबर का मतलब वर्कर्स, कैपिटल का मतलब ऑनर, वो अकाउंट्स वाली कैपिटल नहीं है जिसको कैपिटल का मतलब पूंजी होता था, यहाँ कैपिटल का मतलब ऑनर से होता है। तो भाई लेबर और ऑनर के बीच में कोई डिस्प्यूट ना होने पाए, सही कोऑर्डिनेशन करने का जो काम होता है वो मैनेजमेंट का होता है। अगला क्वेश्चन दिखने में तो अच्छा लग रहा है बट आई डोंट रिकमेंड, हटाओ इसको यहाँ से, नहीं पढ़ना है हमको। क्या मैं 100% श्योर हूं कि ये नहीं पढ़ना है? नहीं, अरे नहीं आएगा भाई पेपर में, मैं बोल रहा हूं नहीं आएगा। नहीं सर, हमें तो लग रहा है कि आएगा। आप ऐसा सोच रहे होंगे अगर, कोऑर्डिनेशन और अरे नहीं आएगा, बोल दिया ना, नहीं आएगा। मैं 100% इस क्वेश्चन की जिम्मेवारी लेता हूं कि ये पेपर में नहीं आएगा। और तारीख नोट कर लीजिए, ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगा, चैलेंज करता हूं कि नहीं आएगा, खत्म बात, समय बच गया आपका। ओके, और कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे तो भी समझ में नहीं आना है, द रीजन बिहाइंड इट, कोऑर्डिनेशन नाम का एक चैप्टर ही है भाई आगे, कोऑपरेशन भी आगे पढ़ेंगे ही, तो उनका डिफरेंस अभी कैसे समझ में आएगा आपको, वैसे ये पेपर में आना भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, आ गया, मजा आ गया इस क्वेश्चन को पढ़ के, 3 नंबर में पक्का आएगा। सुनिए, इसमें पॉइंट में नहीं लिखना है, ऐसे ही डिटेल में आंसर देना है। मैनेजमेंट इज एन इनबोर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी, एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू द एनिसेंट कॉन्सेप्ट, मतलब पुराने कहावत के अनुसार मैनेजमेंट इज एन इनबोर्न एबिलिटी। इनबोर्न का मतलब क्या, जन्मजात हिंदी में कहते हैं इसको। क्या आप बच्चे जन्म लेते ही एक अच्छे मैनेजर बन जाएंगे क्या? जन्मजात मतलब आप जन्म लेते ही एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं क्या? नो। तो इट इज नॉट इनबोर्न एक्टिविटीज, इट इज एक्वायर्ड एबिलिटी। इनबोर्न एबिलिटी नहीं है ये, इनबोर्न एबिलिटी नहीं है, मतलब जन्म से ही कोई मैनेजर बन के नहीं याद आता है, उसको सीखना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू एनिसेंट कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट इज एन इनबोर्न एबिलिटी, मतलब पहले के जमाने में ऐसा, राजा का बेटा राजा होता था पहले, है ना, लेकिन अब थोड़ी ना ऐसा होता है, तो पहले ऐसा माना जाता था। सम पीपल आर सो एफिशिएंट एंड टैलेंटेड, ट्रेन्ड बाय बर्थ, and they lead and get success in the field of business. Actually speaking, this concept prevailed when ownership and management were not reputed, या जो भी लिखा हो, according to the modern concept, हमें modern पढ़ना है। Management, managers are both born and made, born and made. People with managerial attitude can undoubtedly develop their ability to utilize it to better advantages, though experiences which give them opportunity to get things done through पता नहीं क्या क्या। अरे सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना क्या लिखा है ये भाई, ये जो पूरा लिखा है ये ऐसा लिखा है कि कुछ लोग पहले का मानना है कि कुछ लोग बचपन से ही बहुत टैलेंटेड होते थे, उनके अंदर बचपन से ही बहुत एबिलिटीज हो जाती थी। अब जैसे आप हमारे महापुरुषों के बारे में पढ़ेंगे, मैनेजमेंट मतलब होता है चलाने वाला, पहले राजा को भी तो मैनेजर ही होता था ना, जो राज्य को चलाता था, तो कोई पढ़ लिख के थोड़ी ना जाता था वो कि आईएएस का एग्जाम करके फिर राजा बनेगा, ये इनबोर्न एबिलिटी थी उसके अंदर।
जैसे आप महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे, शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे जब, तो भाई वो इनबोर्न टैलेंट था ना उनके अंदर। तो वही मैनेजमेंट का भी पहले ऐसा मानते थे, लेकिन आजकल जो है वो मैनेजमेंट डेवलप एक्टिविटीज भी है। आप और हम में से कोई भी मैनेजर बन सकता है। तो जैसे गूगल का जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो इंडिया से है और वो कोई बोर्न टैलेंटेड थोड़ी ना है, उसने मेहनत करी है, सीखा है, तब जाके वहां पर पहुंचे हैं वो। तो आजकल उसी की पढ़ाई होती है और फिर कोर्सेस होते हैं। जैसे आपको अगर मैनेजमेंट में जाना है किसी कंपनी के, तो भाई आप एमबीए की पढ़ाई करिए, बीबीए की पढ़ाई करिए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ये पढ़ाई करने के बाद आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाती है, फिर आप जाके किसी भी कंपनी में एज अ मैनेजर वर्क कर सकते हैं। गॉट इट? ओके। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा और इसको खुद से लिख सकते हैं। अगर ये आया तो बिना पॉइंट बनाए इसका आंसर लिख दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। देवांश आप पूछ रहे हैं सीएस के बारे में बताना है, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। सीएस कंपनी सेक्रेटरी होता है। और इस कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं आप। मेरा सीएस का भी फाइनल ईयर पेंडिंग है। मैं पिछले 1 साल से पेपर ही नहीं दे पा रहा हूँ। सीए और सीए दोनों का ही मेरा फाइनल ईयर का लास्ट पेपर दोनों का ही बचा हुआ है। मैं सीएस नहीं बनना चाहता हूँ, इसलिए उसका पेपर मैं देने भी नहीं जाऊंगा, हालांकि दे दूंगा। और मेरा सीए का भी फाइनल ईयर का लास्ट पेपर बचा है, जो पिछले 1 डेढ़ साल से मैं कुछ रीजन की वजह से दे ही नहीं पाया। कोविड भी एक रीजन था और भी कुछ रीजन थे। आई एम प्रिपेयरिंग और मैं बहुत जल्द अपेयर होऊंगा उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज परवेशिव इन नेचर, एक्सप्लेन। भाई ये क्या है? दूसरा इसी का लिखा है कि क्या ये सभी लेवल पर होता है? ये छोटा क्वेश्चन है, छोटू क्वेश्चन है, पेपर में नहीं आ सकता है, लेकिन अगर आ गया तो लिख दीजिएगा भैया कि मैनेजमेंट बिल्कुल सभी लेवल पर जरूरी होता है। और चाहे वो बिग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जरूरी होता है। ठीक है, चलिए। एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एज यूजुअल हमें पता है कि 3 लेवल होते हैं। पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट। इनके मेन काम क्या क्या है वो पढ़ लेना है हमें। तो टॉप लेवल मतलब जो ऊपर के बॉस होते हैं, डिटेल आप खुद पढ़ेंगे। मैं बता देता हूँ कि क्या क्या एग्जाम में लिखना है। इसमें मतलब कौन कौन आता है? मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं, जनरल मैनेजर आते हैं, एंड चीफ एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, सीईओ जिसे कहते हैं। द फंक्शन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव इम्पोर्टेंट द सिचुएशन गिवन इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस और सिचुएशन से बताना उनको सारी चीजें, और पूरी एफर्ट लगाना टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेयर होल्डर्स। वो शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं एक तरीके से। अरे अब आप समझिए ना, मान लीजिए आपके पास है 100 करोड़ रुपए, आपको पैसे कहीं इन्वेस्ट करना है और आपको बिजनेस का आइडिया नहीं है, तो आप मुझे बोलेंगे कि सर आप थोड़े पढ़े लिखे लगते हो, ये आप मेरी कंपनी के सीईओ बन जाओ और पैसे चलाओ, बिजनेस प्रॉफिट हमको देते जाना, आप बैक एंड पे काम करेंगे। तो सॉरी, दैट इज द वर्क ऑफ सीईओ। मैं हूँगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है ना? छोटे मोटे आदमी नहीं होते हैं ये। मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्या एक सीए टॉप लेवल मैनेजमेंट में शामिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सीएस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओके, कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन जॉब है तो ऑब्वियसली वो यहाँ का ही पार्ट माना जाएगा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन सा होता है भाई? मिडिल क्लास, मतलब जो ना टॉप में है ना बॉटम में है, तो दैट इज मिडिल लेवल। ये मीडिएटर का काम करता है दोनों ही लेवल के बीच में। ओके, फिर थर्ड जो होता है उसको हम लोअर लेवल के नाम से ज्यादा फेमस है, सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। इसमें जनरली जो फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ एम्प्लॉइज, ये एम्प्लॉइज के ऊपर के जो लोग रहते हैं ना, आप कहेंगे सर एम्प्लॉइज तो ये खुद भी है मैनेजर। अरे एम्प्लॉय का मतलब होता है यहाँ पर क्लर्क, क्लर्क वाले एम्प्लॉइज जो रहते हैं, जो वर्कर रहते हैं, उनके ऊपर का जो
सुपरिटेंडेंट होता है, फोरमैन होता है, फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर होते हैं, तो ऑपरेटिव स्टाफ होते हैं, मतलब थोड़ा सा एजुकेटेड बोल सकते हैं या स्किल्ड बोल सकते हैं, तो उनका भी एक मैनेजमेंट बनता है। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट वही रहता है सुपरवाइजर लेवल का, सुपरवाइज करने वाले। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट तो हम बार बार पढ़ चुके हैं। सुनिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मिडिल लेवल का फंक्शन बार बार आ रहा है, कुछ नहीं पढ़ना है भाई, पागल बना रहे हो कब से। परीक्षा बोर्ड में भी बहुत एक्सेस चीजें हैं, आप उनको हटा सकते हैं। अगर आप मुझसे पढ़ेंगे तो मैं हटवा दूंगा ऐसे ही, और खुद से पढ़ना है तो सब पढ़िए। पेपर में तो वही आएगा जो मैं बोलूंगा, ठीक है, चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा वही आएगा। आइए जरा, एक्सप्लेन एनी सिक्स, तो सिक्स की जगह पे अब 4 लिखा रहेगा। एक्सप्लेन एनी 4 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। हमारे मैनेजमेंट को लेकर के, सोशल मतलब समाज के क्षेत्र में एक मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हिंदी में जिम्मेवारी क्या है उनकी। 2019 में आया था, 20 में नहीं आया, तो क्या ये 21 में आएगा? 99.9% संभावना है ये क्वेश्चन आने की। इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन आ जाए तो चिल्लाना नहीं है, आराम से लिख कर आ जाना है बाहर, ठीक है। कई बार खुशी के मारे भी गलत हो जाते हैं। पिछली बार मैंने अकाउंट्स में 20 क्वेश्चन दिए थे, पेपर में सिर्फ 20 प्रश्न दिए थे, यूट्यूब में आज भी डले हुए हैं वो। उन्हीं में से पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेम नंबर के, सेम अमाउंट के साथ आए थे, और बच्चे खुशी के मारा पागल हो गए। हालांकि उन्होंने आंसर सही किया है। खुशी के मारा पागल होना मतलब सेंस, मतलब भाई सेम अमाउंट के साथ क्वेश्चन आ रहा है। तो मैंने कोई पेपर नहीं देख लिया था, मुझे एक्सपीरियंस है एमपी बोर्ड का, मुझे हंसी आती है एमपी बोर्ड के ऊपर। मैं जब एग्जाम चल रहा था, अभी मई में हुआ था इस बार अकाउंट्स का, जो भी टाइम रहा हो 8 से 11, मैं 11 बजे बिल्कुल बैठा हुआ था, और सबसे पहले एक बच्चे ने फोन लगाया। वो मैसेज आज भी सारे बड़े हैं मेरे पास, बच्चों ने मैसेज धड़ाधड़ भेजना स्टार्ट किया, सर पूरे क्वेश्चन वही आए। सुनिए, मुझे कोई खुशी नहीं हो रही थी उस टाइम पे, मैं मुझे मालूम था कि वो आने ही आने हैं। ओके, तो आपके साथ भी यही होना है, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, ये बोर्ड के मुझे मालूम है ना भाई, भोपाल में ये जो पेपर ऊपर बनाते हैं ना, उनका दिमाग कहाँ से बदलोगे आप? अभी तो वो रिटायर जब होंगे तब ना दिमाग बदला जाएगा उनका। पॉलिसी चेंज करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपका स्टाफ वही है, आपके टीचर्स तो वही है ना, क्वेश्चन तो वही बनाएंगे ना वो। गॉट इट? इसलिए क्वेश्चन तो वही आएगा जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आना है 100%। आप लोग बिल्कुल यकीन रखिए और अच्छे से पढ़िए। पता चला किसी ने देख लिया ये वीडियो और सारे क्वेश्चन चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होना है। आइए, तो हम पढ़ते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट की बिजनेस के की समाज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहला है कंज्यूमर के लिए। भाई हम कंज्यूमर भी तो हैं, हम मतलब आमजन। तो भाई मैनेजमेंट की ये जिम्मेवारी बनती है कि हम जो कंज्यूमर को दें वो राइट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएं, सर्विसेज दें उनको सही समय पर, रीजनेबल प्राइस पर वो प्रोडक्ट उपलब्ध कराएं, और नॉट टू प्रोड्यूस हार्मफुल गुड्स फॉर सोसाइटी। बहुत सारी ऐसी चीजें हम उपयोग करते हैं जिन्हें हमें मालूम ही नहीं है कि वो कैसे बनती हैं, कौन से केमिकल के थ्रू बनती हैं, और हम कंज्यूम करते हैं। तो भाई ये मैनेजमेंट वालों की जिम्मेवारी बनती है ना कि आपको नुकसानदायक चीजें ना खिलाएं वो, राइट। फिर गवर्नमेंट के प्रति उनकी क्या जिम्मेवारी बढ़ती है कि भैया सही समय पर टैक्सेस वगैरह दे दो। ऑनेस्टली लिखा है, ईमानदारी से टैक्स दे दो, चुराना मत, समय पर दे दो। और जो भी सरकार ने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उनका प्रॉपर मैनर में पालन करो, फॉलो करो उनको। एनवायरमेंट के लिए क्या जिम्मेवारी बनती है कि आप जो है एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसके द्वारा दिए गए रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करो।
पेड़ पौधे लगवा दो भैया, अगर आप पोल्यूशन वाला काम करते हो तो, और उसके प्रोग्राम को चलाओ। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो 6 पॉइंट लिखा था, आंसर में तो 3 ही दिया है, अब क्या करें? तो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं। सुनिए, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, एनवायरमेंट, और क्या हो सकता है? अरे बोल दीजिए जरा, मैसेज ही कर दीजिए, कोई भी दिमाग लगाते हैं ना। 4 नंबर में आ गया तो क्या छोड़ के आ जाओगे क्या चौथा पॉइंट? बताइए जरा, कंज्यूमर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, एनवायरमेंट हो गया, चौथा कौन सा होगा? कॉल करके नहीं बताना है। 4th पॉइंट क्या हो सकता है? कंज्यूमर मतलब हम सब हो गए, गवर्नमेंट मतलब सरकार हो गई, एनवायरमेंट मतलब ओवरऑल पूरा एनवायरमेंट हो गया, बचा क्या? बोलिए। बिजनेस, टुवर्ड्स बिजनेस लिख देते हैं ना। मतलब मेरा एक पॉइंट है, सही माना जाएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है। और और ठीक है, अब आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं तो खुद से देखिएगा। ओके, चलिए। टुवर्ड्स वर्कर्स, टुवर्ड्स एम्प्लॉइज लिख देते हैं। टुवर्ड्स द नेशन भी बिल्कुल सही बात है, एम्प्लॉइज भी सही है, नेशन भी सही है। दैट्स ग्रेट। अब एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स लिख दीजिए ना इकट्ठा ही, टुवर्ड्स एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। फिर उसकी डिटेल लिखिएगा कि हर मैनेजमेंट, टुवर्ड्स सोसाइटी, वेरी गुड प्रगति। टुवर्ड्स सोसाइटी में लिखिए कि भैया मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी में वो अच्छी चीजों को प्रचारित प्रसारित करे और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करने का प्रयास करे। एम्प्लॉइज एंड वर्कर का भी लिखिए कि मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखें, उनको बेहतरीन पे स्किल प्रोवाइड कराएं जिससे उनको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना आए, उनको सुविधाएं अच्छी प्रोवाइड कराएं। जैसे गूगल बेस्ट एम्प्लॉयर है, दुनिया का सबसे अच्छी जॉब गूगल की मानी जाती है, तो इसी तरीके से इनको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, सुनिए, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं। तो क्या हम आज पहली क्लास में इतना ही पढ़ें? बिल्कुल, जिससे दूसरी क्लास हमारी अच्छी जाए। अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो अब कोर्स कैसे होगा? अरे हो जाएगा, आप चिंता मत करिएगा। सुनिए ध्यान से, बिजनेस स्टडीज 10 दिनों का कोर्स है। आज से शुरू है, 2 तारीख है, 10 तारीख को खत्म हो जाएगा। आप उसकी टेंशन मत लीजिए। आज हमने 1 घंटे पढ़ा है और आगे इसी तरीके से पढ़ते जाएंगे। आने वाले टाइम में धीरे धीरे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू के 3-4 चैप्टर थोड़े बड़े साइज के हैं, बाकी के चैप्टर आसान है। ये वीडियो यूट्यूब पर जो लोग देख रहे हैं वो लोग इनको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करिए, और इसमें आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, वीडियो की लिंक को उन व्हाट्सएप ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिए। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं अलग से पढ़ाऊंगा अपने इस चैनल पे, तो उनकी भी मदद हो जाएगी। और ये वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल रहेंगे, उसके लिए चैनल पे ज्वाइन करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। 2-3 पब्लिकली वीडियोस भी अपलोड करूंगा मैं, और आगे की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए, वहां ज्वाइन करिए। और बहुत कम चार्जेस हैं, 159 रुपीज के आसपास है वो। पेमेंट करके पढ़िए वहीं से। जिनको यूट्यूब से पढ़ना है, जो लोग अभी लाइव पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो चलिए आइए जरा, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। और किसी को कोई डाउट पूछना है तो अभी मैं ओपन कर रहा हूँ डाउट सेशन। ओके।